नमस्कार, मेरा नाम है विष्णु कुमार शर्मा। मैं राजकीय मॉडल डिग्री कॉलेज रेवदर, जिला सिरोही, राजस्थान में सहायक आचार्य हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम एक एकांकी इतनी सी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसके लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में एकांकी संकलन है अभिनव 6 एकांकी, जिसके संपादक हैं डॉक्टर चंदूलाल दुबे। इसमें उन्होंने हिंदी की 6 एकांकियों का संकलन संपादन किया है और इस एकांकी संकलन की पहली एकांकी है इतनी सी बात। उपेंद्र नाथ अश्क एकांकी के क्षेत्र में एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है। उनकी जो एकांकियां हैं उसमें उन्होंने सामाजिक समस्याओं को विशेष रूप से उठाया है। मध्यम वर्गीय पारिवारिक जो सामाजिक ताना बाना है उसमें किस तरह की समस्याएं जो हैं उत्पन्न होती हैं, क्या क्या सामाजिक विद्रूपताएं हैं, वो सब अश्क जी के रचना कर्म का विषय हैं। तो ये हास्य व्यंग्य की बहुत ही प्यारी एकांकी है और जैसा कि इसका नाम है इतनी सी बात, एक छोटी सी बात को लेकर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में किस तरह से भूचाल आ जाता है और उसके बहाने उन्होंने जो है भाषा की शुद्धता को लेकर के जो प्रश्न उठाया जाता है बार बार, उसको इस पूरे एकांकी के माध्यम से उस समस्या को उन्होंने रेखांकित किया है। तो इसमें जो पात्र हैं, तो इसमें 6 पात्र हैं। कहानी में जो सबसे बड़े पात्र हैं वो है पंडित हृदय नारायण मिश्र, और इन्हें जो है घर में सब बड़े पंडित जी के नाम से जानते हैं। इनकी पत्नी जो है वो सामान्य एक घरेलू महिला है और पंडित जी जो हैं बड़े भारी विद्वान हैं और विशेष रूप से हिंदी भाषा और उसके प्रचार प्रसार, उसके विकास को लेकर के वो निरंतर चिंतित रहते हैं और उनका ये आग्रह रहता है कि सभी लोग जो हैं हिंदी बोले और हिंदी में ही एक दूसरे से वार्तालाप करें, हिंदी का प्रचार प्रसार हो और हिंदी भी जो है वो शुद्ध तत्सम प्रधान हिंदी जो है उसका अपनी बोलचाल की भाषा में वो प्रयोग करें। इनके पंडित जी के जो पुत्र हैं उनका नाम है दयानंद। दयानंद एक पढ़े लिखे नौजवान हैं और उन पर जो है आधुनिक शिक्षा प्रणाली का बड़ा प्रभाव है और वो अपने आप को छोटे पंडित कहलाना जो है वो स्वीकार नहीं करते। उन्हें अच्छा नहीं लगता है जब उन्हें कोई छोटे पंडित कहकर बुलाता है। उनकी पत्नी मृदुला वो भी आधुनिक विचारों की महिला है, कॉलेज से पढ़ी हुई हैं और दोनों ने जो है अपने परिवारों की इच्छा के विरुद्ध जाकर के प्रेम विवाह किया है। विशेष रूप से पंडित हृदय नारायण मिश्र जी का जो परिवार है वो बिल्कुल कर्मकांडी पूजा पाठी परिवार है, जिसमें मांस मच्छी का निषेध रहता है और बिल्कुल जो है वो जो हमारी धार्मिक परंपराएं हैं उनको लेकर के वो इतने रूढ़िवादी हैं कि वो किसी भी प्रकार के बदलाव को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। अब उन्हीं के घर में शंकर और सोनिया नाम से एक नव दंपति नौकर के रूप में, सेवक के रूप में जो है काम करते हैं। तो कहानी की शुरुआत जो है शंकर और सोनिया के वार्तालाप से होती है। शंकर जो है वो बड़े पंडित जी से बड़ा प्रभावित है, उनका भक्त है और बड़े पंडित जी अपने बेटे को लेकर तो निराश हो चुके हैं कि मेरा पुत्र दयानंद जो है यह आधुनिक पाश्चात्य जीवन शैली को अपना रहा है और अपनी जो संस्कृति है उसे छोड़ता जा रहा है। विशेष रूप से भाषा को लेकर उनका जो हिंदी भाषा के तत्सम प्रधान रूप को लेकर उनका जो आग्रह रहता है उसको लेकर उन्हें अपने पुत्र दयानंद से बड़ी निराशा होती है। लेकिन अपने नौकर, अपने सेवक शंकर से वो बड़ी उम्मीद लगाए हुए हैं कि यह निश्चित रूप से बड़ा होकर के और जीवन में जो है बड़ा काम करेगा, हिंदी माँ हिंदी की जो है ये बड़ी सेवा करेगा, उसका प्रचार प्रसार करेगा। अब शंकर की पत्नी सोनिया जो है वो एक सामान्य गृहस्थीन महिला है, पढ़ी लिखी नहीं है और वो अपनी जो क्षेत्रीय भाषा है उसका प्रयोग करती है। तो बार बार जो है शंकर का ये आग्रह रहता है कि तुम जो है हिंदी बोलना सीखो, तुम एक बड़े परिवार
में रहती हो और इस परिवार के मुखिया जो हैं पंडित हृदय नारायण मिश्र जी, वो हिंदी के बड़े भारी विद्वान हैं और हमें इस घर में रहना है। बार बार वो पंडित केशव मिश्र जो हिंदी के बड़े महनीय कवि हुए हैं रीतिकाल के, उनका उदाहरण देता है कि उनके यहाँ पर नौकर भी जो हैं, सेवक सेविका भी जो है वो संस्कृत भाषा बोलते थे। तो तुम्हें और मुझे जो है निश्चित रूप से पंडित जी के परिवार में सेवा करते हुए हिंदी भाषा सीखनी चाहिए और उसे व्यवहार में लाना चाहिए। तो एक छोटा सा इसमें वाक्य आता है और वो इतनी सी बात जो है वो बढ़कर के बहुत बड़ी बात बन जाती है कि उसकी पत्नी कहती है कि किसी संदर्भ में कि बस शर्म से पानी पानी हो गया। तो शंकर कहता है कि नहीं, शर्म जो शब्द है ये यवनी भाषा का है, उर्दू अरबी फारसी से आया है, तो हमें इसका प्रयोग नहीं करना, हमें शुद्ध हिंदी का प्रयोग करना है। और तुम्हें यूँ कहना चाहिए इसके स्थान पर कि मैं लज्जा से जो है जल जल मरी, शर्म से पानी पानी हो गई, उसकी जगह लज्जा से जो है पानी की जगह जो है जल जल लज्जा से जल जल गई, ये शब्द इस तरह का वाक्य जो है तुम प्रयोग में लाया करो। और वो कहता है कि तुम इतनी सी बात नहीं बोल सकती। वो कहती है मुझे तुम्हारी ये भाषा को लेकर तुम्हारा जो बड़ा दुराग्रह है और तुम बड़े पंडित जी के जो चेले बने हुए हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं अपना काम कर रही हूँ और तुम भी अपना काम करो। तो इस बात को लेकर के दोनों में थोड़ा सा विवाद उत्पन्न होता है। बाद में एक कहानी का इसका मोड़ यह भी है कि शंकर जो है उसे अपनी बात मनवाना चाहता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, तो तुम्हें पत्नी होने के नाते मेरी बात माननी ही चाहिए। और तुम्हें जो है एक इतना सा वाक्य बोलने में तुम्हें क्या परेशानी है, तुम क्यों नहीं बोलने चाहती, तुम ऐसा क्यों नहीं बोल देते कि मैं लज्जा से जल जल गई, मैं शर्म से पानी पानी हो गई की जगह मैं लज्जा से जल जल गई, ऐसा बोलने में तुम्हें क्या तकलीफ है। तो वह जो है उसकी पत्नी सोनिया जो है ऐसा कहने से इनकार कर देती है, मना कर देती है। अब यहाँ शंकर का एक वाक्य आता है जो मैं आपको विशेष रूप से उद्धत करना चाहूँगा। तू नारी की जात तेरी मति चोटी के पीछे। तो ये जो है हमारी जो सामंती, हमारी पितृसत्तात्मक जो मनोवृत्ति है उसका परिचायक है कि पुरुष जो है वो स्त्री को किस तरह से कम करके आंकते हैं। अब इस सारी इन दोनों के वार्तालाप को जो है दयानंद छोटे पंडित जी जो हैं उनको सुन रहे हैं। शाम को जब उनकी पत्नी मृदुला आती है तो वो उन्हें बताता है कि किस तरह से जो है शंकर और सरला में इस बात को लेकर विवाद हो रहा था। अब यहाँ मृदुला का जो कथन है वह मैं विशेष रूप से उद्धत करना चाहूँगा कि अंग्रेजी भाषा आज सारी दुनिया की भाषा है और रूसी चीनी तक उसे सीखने को विवश है। तो इसलिए न कि अंग्रेजी भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों को अपनाने की अपूर्व क्षमता है। फ्रांसीसी, इतालवी, जर्मनी भाषाओं की बात तो दूर रही, रूसी, चीनी, उर्दू और हिंदी तक के शब्द अंग्रेजी भाषा ने अपना लिए हैं। तो कोई भी भाषा जो है वो अपने आप में छोटी या बड़ी नहीं होती। भाषा का विकास जो है वो इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी स्वीकार्यता कितनी है, हम दूसरी भाषाओं के शब्दों को कितना जल्दी उसमें स्वीकार करते हैं। दयानंद कहता है कि मैंने पिताजी को कई बार समझाया कि इस तरह भाषा का घेरा जिसमें सारे देश, हिंदी भाषा जिसे सारे देश की साझी भाषा होना है, एकदम सीमित हो जाएगा यदि हम उसमें से अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी और दूसरी सारी भाषाओं के शब्द यदि उसमें से निकाल देंगे, केवल संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली यदि हिंदी में रखें, न केवल अंग्रेजी, उर्दू के वो शब्द जो हमारी जबान में रच बस गए हैं उन्हें हमें अपनाए रखने चाहिए, बल्कि प्रांतीय और क्षेत्रीय भाषाओं से भी चल सकने वाले शब्द लेकर हिंदी भाषा को समृद्ध बनाना चाहिए। तभी भाषा में अभिव्यक्ति की शक्ति, प्रवाहमानता और विस्तार आएगा और हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा की हैसियत से अपना उत्तरदायित्व निभा सकेगी। तो ये दयानंद और मृदुला के दोनों कथन जो है ये भाषा के बारे में अपनी विचारधारा को प्रकट करते हैं। लेकिन आगे चलकर फिर वही स्त्री पुरुष वाला एंगल यहाँ आता है इन दोनों के बीच भी। और दयानंद कहता है कि भाई इन छोटी जात वालों में पति पत्नी के संबंध वैसे तो नहीं जैसे हमारे घरों में है। अब यहाँ पर जो है जातिगत भेद या यूँ कहें कि
आर्थिक स्तर को लेकर जो हमारे समाज में भेद है, ऊंच नीच का जो भेद है, और उसको लेकर के उच्च वर्ग की जो मानसिकता है वो भी यहाँ दयानंद के कथन के द्वारा प्रकट होती है कि इन छोटी जात वालों में शंकर और सोनिया के संबंध में वो कह रहे हैं पति पत्नी के संबंध वैसे तो नहीं जैसे हमारे घरों में औरतें मर्दों के बराबर कमाती हैं, बल्कि कई बार तो औरत मर्द को कमाकर खिलाती है। अब मृदुला जो है उनके इस कथन का खंडन करती है कि हमारे यहाँ पति पत्नी के संबंध को केवल आर्थिक दृष्टिकोण से देखना गलत है। हमारे घरों में स्त्रियां केवल इसलिए पतियों का मुंह नहीं जोती कि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है, पति पर अवलंबित नहीं है, बल्कि उनके इस संबंध में जो है आध्यात्मिकता है, पवित्रता है, त्याग और तप की भावना है। तो स्त्री पुरुष का जो संबंध है, पति पत्नी का जो संबंध है, वो केवल आर्थिक मायनों से तय नहीं होता। अब आगे चल कर के दयानंद और मृदुला जो है उन दोनों में भी उसी बात को लेकर के विवाद हो जाता है, और वो कह देता है कि देखो शंकर की पत्नी सोनिया ने इतनी सी बात नहीं कही, वो कह देती तो क्या हो जाता, यदि मैं तुमसे ऐसा कहूँ ऐसे कहने के लिए तो मुझे उम्मीद है तुम निश्चित रूप से ऐसा कहोगी। तो मृदुला कहती है कि तुम ऐसी बेवकूफ़ी भरी बात करोगी क्यों, पहली बात तो। फिर यहाँ पर फिर पुरुष का अहम आता है। दयानंद कहता है कि नहीं, मान लो एक सेकंड के लिए मान लो कि मैं यदि तुमसे ये कहूँ कि तुम कह दो कि मैं लज्जा से जल गई, तो क्या तुम नहीं कहोगी? वो कहेगी कि मैं क्यों कहूँगी भाई, तुम ऐसी वाहियात बात करते ही क्यों? पहले से तुम्हें ऐसी बात करनी नहीं चाहिए, और यदि तुम कहोगे भी तो मैं ऐसी बात क्यों कहूँगी? तुम्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, कि तुम्हें मेरी खुशी के लिए ही कह देना चाहिए। अब यहाँ पुरुष का अहम आ रहा है, और ये एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर जो है उन्होंने रेखांकित की है उपेंद्र नाथ अश्क ने, जो बहुत मार्के की बात है। मैं कहता हूँ इस पूरी एकांकी में सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगी कि हम अक्सर ऐसा कर देते हैं, विशेष रूप से महिलाएं जो हैं वो अपने परिवार, अपने पति की खुशी के लिए कई बार जो है किसी गलत बात को स्वीकार कर लेती है कि कोई बात नहीं, इनकी खुशी के लिए मैं इस बात को स्वीकार कर लेती हूँ। लेकिन वही पहली बार किया गया आपका स्वीकार आगे चल करके धीरे धीरे वो एक बंधन बन जाता है। तो इन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कह रही कि भाई आपकी बात मैं मानना नहीं चाहती, लेकिन आप जो एक वाहियात बात के लिए ये कहना चाहते हो कि भाई मेरी खुशी के लिए तुम इतनी सी बात नहीं कह सकती, आपकी खुशी की फिर यही चीज़ आगे बढ़कर कहाँ पहुँचेगी कि आपकी खुशी के लिए ये होगा कि मैं यहाँ न आऊँ, वहाँ न जाऊँ, इससे बात न करूँ, उससे न मिलूँ, आपके पिताजी की इच्छा की खातिर मैं ये न खाऊं वह न खाऊं, आपकी माताजी की प्रसन्नता के लिए मैं यह न पहनूं वह न पहनूं, नौकरी छोड़ पति सास ससुर की सेवा करके पूर्ण पतिव्रता के आदर्श को पूरा करती हुई स्वर्ग में अपने लिए सीट सुरक्षित कर लूं। तो आगे चलकर तुम जो है तुम्हारी मांगे जो है बढ़ती जाएंगी, और तुम जो है बार बार मुझ पर जो है दबाव बनाओगे। तो केवल बात इतनी सी नहीं है, ये बात धीरे धीरे आगे बढ़कर एक श्रृंखला बन जाएगी। तो इसलिए मैं इस तरह की वाहियात बात नहीं कहूँगी। अब इस बात को लेकर के दोनों पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, और मृदुला जो है वो अपने मायके जाने को तैयार हो जाती है। अब कहानी में एकांकी में एंट्री होती है बड़े पंडित जी हृदयनाथ मिश्र और उनकी पत्नी उनकी। अब वो देखते हैं कि बेटा बड़ा चिंतित है, और बहू भी जो है वो अपना सामान पैक करके, सूटकेस पैक करके और मायके जा रही है। तो जो बड़ी पंडितानी है मृदुला की सास जो है वो अपनी बहू को समझाती है कि बेटा ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए घर नहीं छोड़ा करते। वहीं दोनों बाप बेटे पंडित हृदयनाथ मिश्र और दयानंद के बीच भी संवाद होता है, और जब वो कहता है कि मुझसे गलती हुई है, वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था इस लड़की से शादी मत करो, इनका परिवार का सामाजिक स्तर और संस्कार जो है वो हमसे भिन्न है, तो तुम्हें इसके साथ विवाह नहीं करना चाहिए था। तो वो कहता है कि हाँ पिताजी मुझसे गलती हुई है। तो पिताजी कहते हैं नहीं गलती मत कहो, भूल कहो। गलती जो है फिर उर्दू का शब्द है। तो वो कहता है कि देखो पिताजी मुझे मत रोकिए, मुझे अपने दुख की बात जो है वो अपनी बोलचाल की भाषा में ही कह लेने दीजिए। कि आदमी जब दुखी होता है, जो भी बात वो कहता है तो उसकी बोलचाल की भाषा में ही निकलती है। वहाँ उसे ये ध्यान नहीं रहता कि मुझे गलती शब्द की जगह भूल का प्रयोग करना है या इस शब्द की जगह ये प्रयोग करना है। तो इस तरह से जो है दोनों पति पत्नी जो है अपने बेटे और बहू को समझाते हैं
कि इस तरह से छोटी छोटी बातों पर तुम्हें झगड़ा नहीं करना चाहिए। और तभी जो है फिर सोनिया का आगमन होता है। वो कहती है कि भाई आप सब लोग जो है वो चाय पी लीजिए, क्योंकि और दयानंद पूछता है कि क्यों, कि आप चाय जल्दी पी लेंगे तो शाम का खाना भी जल्दी खाएंगे, और जल्दी आप खाना खाएंगे तो हम दोनों जो हैं पति पत्नी सिनेमा देखना जाना चाहते हैं। तो वो कहता है कि दयानंद कहता है कि अच्छा, तो तुमने अपने पति शंकर की बात मान ली। तो वो सोनिया कहती है कि हाँ, उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें जो है एक साड़ी दिलाऊंगा और पिक्चर दिखाने ले जाऊंगा सिनेमा हॉल में। तो मैंने उसे बोल दिया कि भाई मैं लज्जा से जल गई। तो फिर यहाँ दयानंद और मृदुला जो है दोनों सोनिया से संवाद कर रहे हैं। अब दयानंद भी अपनी पत्नी मृदुला से कहता है कि ठीक है, अब तुम जो है यहीं रहो, सूटकेस अपना यहीं रखो और यहीं जाओ। कि नहीं नहीं, मैं तो जाऊंगी, तुमने मुझसे झगड़ा किया है इतनी सी बात को लेकर के। कह रहे भाई ठीक है, तुमने मेरी बात मान ली ना, तो अब ठीक है, जाने की क्या ज़रूरत है। मृदुला कहती है मैंने तुम्हारी बात कब मान ली। कह रहे अभी तो तुमने इससे कहा था ना सोनिया से कि क्या तुमने अपने पति शंकर की बात मान ली, और तुमने ये कह दिया कि मैं लज्जा से जल गई। तो बोला मैं तो वो तो उसके संदर्भ में कहा था। अरे भाई किसी के भी संदर्भ में कहा था, पर तुमने अपने मुंह से एक बार कह दिया और मेरी बात जो है वो पूरी हो गई। तो यहाँ फिर वही पुरुष का अहम आता है कि पुरुष जो है अपने दम्भ की पूर्ति चाहता है कि किसी भी प्रकार से तुम ये बात कहो, लेकिन मेरे दम्भ की पूर्ति जो है वो होनी चाहिए। तो इस तरह से मेरी बात पूरी हो गई। और फिर जो है वो कहती है कि उन दोनों के बीच में, दयानंद और मृदुला के बीच में भी एक संवाद पहले आता है कि अच्छा, जब दयानंद बार बार उससे आग्रह कहता है कि तुम्हें एक बार मेरी खुशी के लिए कह देना चाहिए कि मैं लज्जा से जल गई। तो उसने कहा कि क्या मैं तुमसे ऐसा कहूँ कि मैं उल्लू हूँ, तो क्या तुम ऐसा बोल दो कि मैं उल्लू हूँ। तो वही बात फिर यहाँ आती है। बड़ी बहू अब वो दयानंद कहता है मृदुला से कि मेरी बात पूरी हो गई, अब तुम चाहो तो मैं कह सकता हूँ कि मैं उल्लू नंबर 1 हूँ। तो बड़ी बहू, जो घर की बड़ी बहू है, मृदुला की सास है, वो कहती है कि अरे तुम क्या एक ही उल्लू हो क्या? ये तुम्हारे पिताजी जो है ना, ये 1 नंबर के उल्लू हैं, और इन सब ने जो है हम सबको उल्लू बना रखा है। और इस तरह से पंडित जी जो है वो कहते हैं कि चलो जो भी है बात को ख़त्म करो, और बेटा मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। और इस तरह से एकांक की जो है समापन की ओर जाती है। तो इतनी सी बात, एक छोटी सी बात को लेकर के जो है पहले शंकर और सोनिया में विवाद होता है, फिर दयानंद और मृदुला में होता है, और फिर उसके बाद में पंडित हृदय नारायण मिश्र और उनकी पत्नी में होता है, और बाद में कहानी जो है समापन की ओर, एकांकी समापन की ओर जाती है। और इस इतनी सी बात के माध्यम से विशेष रूप से 2 समस्याएं जो हैं अश्क जी ने इसमें रेखांकित की है। एक तो भाषा की शुद्धता को लेकर के जो आग्रह, दुराग्रह है, मैं कहूँगा ये आग्रह शब्द ठीक नहीं है, दुराग्रह जो रहता है वो उचित बात नहीं है। और दूसरा पुरुष का जो अहंकार है, जहाँ वो अपनी बात मनवाना चाहता है, उसको लेकर भी बड़ी मार्के की बात एक समस्या के रूप में जो है उपेंद्रनाथ अश्क जी ने जो है इस एकांकी में उठाई है। तो आप इस एकांकी को एक बार पढ़ें, निश्चित रूप से आपको ये एकांकी आसानी से समझ में आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए। आगे दूसरे और वीडियो हम बनाएंगे, और उन सभी वीडियोज में इस पुस्तक में संकलित एकांकियों का विश्लेषण करेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क का प्रयोग कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।